नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक का इंटरव्यू किया है राहुल गांधी ने, और इसमें वो तमाम बातें सतपाल मलिक ने फिर दोहराई हैं जिसने देश को हिला दिया था। इसमें पुलवामा है, इसमें अंबानी है, इसमें अडानी है और इसमें किसान हैं। और एक बार फिर सतपाल मलिक ने इस देश की आत्मा को झंझोड़ दिया है, भले वो आत्मा बची हो लोगों में या ना बची हो। बहुत सारे गवर्नर होते हैं जो राजभवन में रहते हैं, फिर राजभवन में रहते हैं और फिर राजभवन में रहते हैं, वहीं से जीवन पूरा काट लेते हैं। शर्त ये होती है कि जो साहेब कहें आंखें बंद करके उस पर हस्ताक्षर कर दो, जो साहेब कहें उस पर बात कर लो। लेकिन सतपाल मलिक ने ऐसा नहीं किया, और सतपाल मलिक ने जो खुलासा किया उसने पूरे देश को हिला दिया और दिखा दिया कि देश में आखिर हो क्या रहा है। सतपाल मलिक ने दिखा दिया कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक अंबानी के साथ मिलकर कैसे करोड़ों की डील में शामिल हैं। और सतपाल मलिक ने बता दिया कि जम्मू कश्मीर का संवेदनशील इलाका, जिस जम्मू कश्मीर को सबसे सेंसिटिव माना जाता है, उसमें सरकार किस तरह लूट करा रही है अनिल अंबानी जैसे लोगों को। फाइल फिर एक बार ठंडे बस्ते में डाल दी गई। एक लंबा खेल था। सतपाल मलिक ने मुझे इंटरव्यू में बताया कि 300 करोड़ का खेल था। मैं रोक नहीं पाया। जब मुझे पता चला मैं दिल्ली गया और मैंने सतपाल मलिक का इंटरव्यू किया और सतपाल मलिक से पूछा क्या वास्तव में ये सही बात थी, खेल क्या था। तब सतपाल मलिक ने मुझसे क्या कहा, पहले वो सुनिए, फिर आगे की कहानी बताता हूं मैं आपको। एक सनसनी फैला दी थी आपने और कहा था कि 300 करोड़ रुपए रिश्वत देने की आपको पेशकश की गई। वो केवल सनसनी थी या वास्तव में? नहीं, मुझे पेशकश नहीं की गई। वो दो मामले थे और शायद ये मेरे मुझसे उसी से नाराज हुए हैं, जिसमें एक में अंबानी था और एक और मामला था। उन दोनों में मुझे ये बताया गया वहाँ कश्मीर में, अब मैं उनके नाम नहीं लूँगा, जो अफसर थे उन्होंने कि साहब इनमें 150 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। दूसरे संघ के प्रचारक थे, राम माधव थे। राम माधव। और उसका मेरे पास सबूत ये है कि जिस दिन मैंने उसको कैंसिल किया, वो अगले दिन सुबह 7 बजे बिना नहाए धोए राजभवन आए और मैंने कहा कैंसिल कर दिया क्या? मैं कहा कहने चिट्ठी चली गई। मैं कहा चली गई, तो मैं तो उसको नहीं बदलने वाला था। तो मैंने कहा भाई मुझे तो 5 कुर्ते पजामे में आया हूँ, मैं ऐसे ही चला जाऊँगा, पर मैं ये करूँगा नहीं। और अंबानी का कहा साहब अंबानी का, मगर अंबानी अल्लाह नहीं आया थे। वो केस था, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। ये इंश्योरेंस, अच्छा। इंश्योरेंस का माने जैसे अपने यहाँ हेल्थ वाला हाँ। कि उनको सरकारी हेल्थ की सुविधाएं मिलेंगी, जो 8,500 रुपये जिसका कटेगा सरकारी कर्मचारी का, रिटायर्ड का 20,000, रिटायर्ड को 20,000 देने पड़ेंगे। तो मैंने कहा जब हमें CGHS में एक ढेला भी नहीं देना पड़ता तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता ये? और उन्होंने जो शॉर्टलिस्ट किए थे 5 या 6 अस्पताल, वो 3rd रेट अस्पताल थे, कोई बढ़िया अस्पताल भी नहीं था। मगर ये चीटिंग है, नहीं करने का इसको। तो मैंने उसको फाइल को मंगा के वापस और कैंसिल कर दिया। एक और था जिसमें वो क्या बोलते हैं, वो पावर का था। उसमें जो सबसे बड़ी गड़बड़ थी वो ये थी कि जो सरकार एक लेवल तय करती है कि इस तक हम देंगे, उससे भी 35% बढ़ा के दे रही थी सरकार। तो मुझे खुद चीफ सेक्रेटरी ने कहा साहब ये तो इरेगुलरिटी है। मैं कहा इसको मत करो साले, तो कैंसिल कर दिया उसको। तो मुझे लगता है कि अंबानी जिसको आप हवाई जहाज में ले जाके और वो क्या बोलते हैं रफाल का काम दिलवाते हैं, उसका कोई सौदा कैंसिल हो जाए तो कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन मैं गया इनके यहाँ तीसरे दिन और मैंने कहा साहब ये 2 मामले थे, ये मैंने कैंसिल कर दिए, मैं नहीं करूँगा। अगर आपकी किसी में दिलचस्पी हो तो मुझे हटा दो किसी दूसरे। नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन करप्शन। ये कहाँ प्राइम मिनिस्टर? हाँ, मैं आपको ऑफिस में तो बुला नहीं सकते। आप हमारा वो है गेस्ट हाउस, इसमें अकबर रोड पे, वहाँ पर आ जाइए, कुछ आपसे बात करनी है। ठीक है। मैं गया तो इनका वो जॉइंट डायरेक्टर था, एक SP लेवल का था, दो IPS थे। तो मैं कहा बताओ भाई, कहने के लिए कुछ नहीं, हम सिर्फ इसकी बैकग्राउंड जानना चाहते हैं जो आपने बात बोली थी।
तो मैंने बता दिया, मैं कहा हाँ ऐसे ऐसे था, चर्चा थी सेक्रेटरीज में भी, सब जगह। मुझे डायरेक्टली जरूर किसी ने ऑफर नहीं किया, लेकिन आई वॉज स्मेलिंग इट, तो मैंने कैंसिल कर दिया। फिर मैंने कहा कि अगर तुम जांच ही कर रहे हो तो लिखो। इसमें 4 लोग जो इम्पोर्टेंट इन्वॉल्व हैं, वो चारों प्रधानमंत्री के लोग थे। अंबानी था, ये राम माधव था। और मैं जब भी इनसे मिलने जाता था तो मुझे कहते थे हसीब राबी से मिले कि नहीं मिले आप। मैं उससे जानता नहीं था, मुझे पता था कि व्हीलर डीलर है वो, और उसने जम्मू कश्मीर बैंक का चेयरमैन रहा है, मिनिस्टर रहा है महबूबाबाद गवर्नमेंट में। तो एक दिन उसका फ़ोन आया तो मैंने बुला लिया, चाय वाय मंगवाई, बताए तो वो दलाली का केस लिए हुए थे। मैंने कहा राबी साहब मेरे यहाँ नहीं होता है, आप बहुत पावरफुल हैं, प्रधानमंत्री आपके बारे में बड़े चिंतित रहते हैं, आप उनसे कोई दूसरा आ जाए, कोई ट्रांसफर, मेरे तो 2 ट्रांसफ़र हो चुके हैं, हो जाए कोई और कर देगा, मैं नहीं करूँगा। फिर मैंने इन्हें जाके बताया कि वो आए थे मिलने, क्या हुआ, मतलब वो दलाली का काम ले रहा था पावर सेक्टर का। मैंने मना कर दिया, मैं नहीं करूँगा, तो चुप हो गए। तो मैं कहा अगर आपको जांच करनी तो इन चारों की करो, और मुझे आप तब फ़ोन करना जब इनकी जांच कर लो। अभी तक तो कोई खबर नहीं। सुना आपने सतपाल मलिक क्या कह रहे थे? इतना सेंसिटिव मामला था, सतपाल मलिक की सुरक्षा हटा दी गई। जिस गवर्नर के रहते धारा 370 हटाई गई, सोचिए उसे जान का कितना बड़ा खतरा होगा, लेकिन उसकी सुरक्षा हटा दी गई। सीबीआई जांच करनी पड़ी मजबूरी में, क्योंकि मामला तूल पकड़ गया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और मैं फिर पहुंचा सतपाल मलिक के घर और मैंने फिर सवाल किए। छोटा सा हिस्सा मैं फिर सुनवाता हूं आपको, दूसरे इंटरव्यू में सतपाल मलिक ने क्या कहा। सतपाल मलिक जी, अमित शाह जी ने कहा कि आप तब बोले जब आप कुर्सी से हट गए। आपके ऊपर आरोप लगाया कि आप पब्लिसिटी लेने के लिए बोल रहे हैं, आप तब क्यों नहीं बोले? अमित जी को थोड़ा याद अपनी खुरचनी चाहिए। मैं तो उसी दिन बोला जिस दिन पुलवामा हुआ, सेम डे। बल्कि पीएम का जब मुझे फ़ोन आया उसके पहले तो मैं 2 चैनल को बता चुका था कि ये हमारी गलती से हुआ है। तभी मुझे कहा गया कि अब आप चुप रहिए। मैं लेकिन गवर्नर रहते हुए बोला, किसानों के मामले पे भी मैं गवर्नर रहते हुए बोला, हटने के बाद नहीं बोला। मलिक जी, आप गवर्नर थे, पुलवामा की घटना हुई, आप कितनी देर में वहाँ पहुँचे थे? क्योंकि आप मुझे याद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आप वहाँ गए थे, घटनास्थल पर अगले दिन गया था। अगले दिन गए थे, शाम को मुझे पता चला था, और उसके अगले दिन वहाँ पहुँचे। उनका फ़ोन आया था, उन्होंने पूछा क्या हुआ, मैंने बताया ऐसे ऐसे हुआ और इसमें हमारी गलती हुई, उसकी वजह से हुआ, तो उनका इस पे आप चुप रहिए। गलती आपने कहा कि गलती ये थी कि सीआरपीएफ को जहाज नहीं दिए। आसानी थी, अगर वो मेरे से मांग लेते, मैं लूप में नहीं था, अगर सीआरपी मेरे से मांगती होम मिनिस्ट्री के बजाय तो मैं दे देता। इनडायरेक्ट इशारा ये है कि हमने अपनी फोर्सेस को इग्नोर किया, उनको मरने दिया। लेकिन वो तो सुनते 10 दिन से लिए घूम रहा था लड़का उस गाड़ी में। और दिलचस्प बात ये थी, जब मैं बाद में गया मैंने देखा कि उस सड़क के उस स्ट्रेच पे 10 सड़क इधर और 10 लिंक रोड इधर से मिलती हैं, एक भी मैन नहीं थी, कोई जिप्सी नहीं खड़ी की गई थी कि भाई अभी ट्रैफिक जा रहा है सीआरपी का, आप मत जाओ। जबकि नियम है कि जब तक फोर्सेस गुजरती हैं तब तक कोई ट्रैफिक नहीं जाता है। ये 2 इंटरव्यू सुनकर आप समझ सकते होंगे कि ये शख्स उम्र के इस पड़ाव पर कितनी बहादुरी के साथ, कितनी हिम्मत के साथ सत्ता से टकराने की जोखिम उठा रहा है। कोई नहीं टकराता सत्ता से, कोई जोखिम नहीं उठाता। राहुल गांधी ने आज कहा सतपाल मलिक से कि अब आपके पीछे और सीबीआई तेज हो जाएगी। सीबीआई किसके पीछे तेज होनी चाहिए थी? सीबीआई राम माधव के पीछे तेज होनी चाहिए थी। सीबीआई अनिल अंबानी जैसे आदमी के पीछे तेज होनी चाहिए थी, जिसकी बदनामी का कारण पूरी पूरी सरकार रही है। अनिल अंबानी की फ्रॉड की कहानियां दिल्ली से लेकर मुंबई तक के गलियारों में हैं, लेकिन अनिल अंबानी सत्ता के इतने दुलारे हैं कि सत्ता उन्हें पालती पोसती रही है। भले वो राफेल में सत्ता की बदनामी कराएं या जम्मू कश्मीर में सतपाल मलिक को 300 करोड़ की रिश्वत देने के मामले में चर्चा में आए। मैं आपको बताता हूं कि मामला है क्या। कौन सा खेल ऐसा था जिसमें अनिल अंबानी की कंपनी परेशान थी? वो कौन सी डील थी सतपाल मलिक को जिसके लिए 300 करोड़ रुपए दिए जाने थे? और क्या मामला था सरकार उसको दबा रही थी? बीबीसी ने विस्तार से इस मामले को उठाया। मैं बीबीसी की रिपोर्ट के कुछ अंश आपको बता रहा हूं। बीबीसी ने लिखा है
कि जम्मू कश्मीर सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए एक इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट करना था। आईसीसीआई लोम्बार्ड के साथ ये हुआ था इंश्योरेंस, मगर फिर कुछ और हुआ। 30 मार्च 2017 को इंश्योरेंस का यह कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर के वित्त विभाग ने एक मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम लागू करने की प्रक्रिया शुरू की। 8 फरवरी 2017 को नोटिस जारी करके बीमा कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट के लिए आवेदन मांगे गए। इस प्रक्रिया को बीच में ही रद्द कर दिया गया। इसकी जगह अब टेंडर प्रक्रिया और शिकायतों से निपटने में मदद के मकसद से एक सलाहकार या यूं कहूं कि मध्यस्थ को नियुक्त करने का फैसला लिया गया। मध्यस्थ कौन होगा? इसके लिए जम्मू कश्मीर के वित्त विभाग ने इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ पंजीकृत मध्यस्थों के लिए टेंडर निकाला। इस टेंडर में ट्रिनिटी री इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड, लाइफ एंड जनरल री इंश्योरेंस ब्रोकर इंडिया इंश्योरेंस रिस्क मैनेजमेंट, आलमंड इंश्योरेंस ब्रोकर लिमिटेड ने हिस्सा लिया। ये टेंडर ट्रिनिटी ग्रुप को दिया गया। जम्मू कश्मीर सरकार और ट्रिनिटी के बीच 27 नवंबर 2017 को एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 16 फरवरी 2018 को वित्त विभाग की जगह मध्यस्थ कंपनी यानी ट्रिनिटी री इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड ने टेंडर के लिए आवेदन मंगवाए। इसमें सिर्फ एक ही कंपनी ने आवेदन भेजा। टेंडर में ज्यादा कंपनियों के हिस्सा न लेने पर इस टेंडर को खोला नहीं गया। नियम है 1 जून 2018 को शर्तों में ढील देकर फिर से इंश्योरेंस के लिए टेंडर निकाला गया, जिसमें 7 कंपनियों ने आवेदन दिया। 4 जुलाई 2018 को टेंडर के लिए बोली लगी, जिसमें 7 कंपनियों ने हिस्सा लिया। इसमें से न्यू इंडिया इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को अयोग्य पाया गया। रिलायंस ने कर्मचारियों के इंश्योरेंस के लिए सालाना 8,777 रुपया और पेंशन भोगियों के लिए 22,229 रुपये प्रीमियम की बोली लगाकर कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया। पॉलिसी में हर कर्मचारी या पेंशन भोगी को उसके या उसके परिवार के 5 आश्रित सदस्यों के साथ सालाना 6 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया गया था। इस योजना में जम्मू कश्मीर के करीब 3.5 लाख सरकारी कर्मचारी कवर होने थे। 6 जुलाई 2018 को रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को लेटर ऑफ अवार्ड जारी करने की सिफारिश की गई। 31 अगस्त 2018 को जम्मू कश्मीर की स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के सामने इस प्रस्ताव को रखा गया। 20 सितंबर 2018 को राज्य सरकार ने इंश्योरेंस पॉलिसी को अधिसूचित किया। 28 सितंबर 2018 को रिलायंस जनरल कंपनी के पक्ष में सरकार ने 61,43,78,800 रुपए जारी भी कर दिए और एक ही दिन बाद 24 घंटे बाद यह पैसा कंपनी के खाते में चला गया। 1 अक्टूबर 2018 से जम्मू कश्मीर में रिलायंस का ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस योजना शुरू हो गई। 15 अक्टूबर 2018 को ग्रुप मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी को लागू करवाने के लिए जम्मू कश्मीर के वित्त विभाग, ट्रिनिटी री इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के बीच समझौता हुआ। 30 नवंबर 2018 को इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का नोटिस रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को दिया गया और कहा गया ये आदेश 31 दिसंबर 2018 से लागू होगा। इस पूरी प्रक्रिया के बाद कुछ सवाल उठे। ये कहा गया कि ई टेंडरिंग प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। पहले टेंडर के समय कंपनियों के सामने नहीं आने पर दूसरी बार जब टेंडर निकाला गया तो नियमों में ढील दे दी गई। मध्यस्थ ट्रिनिटी री इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता पर हस्ताक्षर करने के बाद एग्रीमेंट में बदलाव किए गए। रिलायंस के साथ समझौता करने से पहले ही 28 सितंबर 2018 को प्रीमियम की पहली किस्त जारी कर दी गई, जो नहीं होनी चाहिए थी, और सतपाल मलिक को यह सब पास करने का दबाव बनाया गया। सतपाल मलिक ने कहा कि जब राज्यपाल को शपथ लेने के अगले ही दिन रिलायंस इंश्योरेंस की फाइल उनके एजेंडे पर आ गई थी, सभी लोग चाहते थे यह पास हो जाए और वो पास भी हो गई। उन्होंने कहा कि रिलायंस इंश्योरेंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के अगले ही दिन सुबह ही सुबह मुझसे कहा, मुझे बताया, बोले मैंने जब ये कैंसिल किया उस दिन सुबह ही सुबह 7 बजे राम माधव दौड़े दौड़े राजभवन आ गए और पूछा कि आपने वो फाइल क्या कैंसिल करने जा रहे हैं? अंबानी की फाइल थी। मैंने कहा, मतलब गवर्नर ने कहा कि मैंने राम माधव को बताया कि कैंसिल करने जा नहीं रहा हूं, मैंने कैंसिल कर दिया, आदेश जारी कर दिए।
राम माधव चाहते थे कि वो इस स्कीम को पास कर दें। सतपाल मलिक ने बताया कि ये बात सब जगह चर्चा में थी कि इस डील से 150 यानी 300 करोड़ रुपया तीसरे दिन ही मुझे मिल जाता। सोचिए आप, 300 करोड़ रुपया गवर्नर को, क्योंकि अंबानी की फाइल थी। 23 मार्च 2022 को जम्मू कश्मीर के डिप्टी सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद उस्मान खान ने सीबीआई को जांच करने के लिए पत्र लिखा, क्योंकि मामला तूल पकड़ने लगा था। पत्र में उन्होंने लिखा कि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारी स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना का ठेका देने और एक निजी फर्म किरू पावर प्रोजेक्ट के सिविल कार्यों के संबंध में ठेका देने में अनियमितता के आरोप लगे। इन मामलों में वित्त विभाग, बिजली विकास विभाग और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से रिपोर्ट मांगी गई। इन रिपोर्टों पर विचार करने के बाद इन मामलों को जांच के लिए सीबीआई को भेजने का फैसला किया गया है। सीबीआई से इन मामलों की जांच करने का अनुरोध किया जाता है, खत में लिखा गया। एक दिन बाद यानी 20 अप्रैल 2022 को सीबीआई ने एक निजी फर्म को किरू पावर प्रोजेक्ट के सिविल कार्यों के संबंध में ठेका देने में अनियमितता बरतने के आरोप में एफआईआर दर्ज करा दी। इस मामले में सीबीआई ने चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के उस वक्त चेयरमैन रहे आईएएस नवीन कुमार, एमडी एमएस बाबू, डायरेक्टर एमके मित्तल, डायरेक्टर अरुण कुमार मिश्रा, पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में कहा गया कि किरू पावर प्रोजेक्ट के सिविल कार्यों को देने में ई टेंडर के नियमों का पालन नहीं किया गया और ये काम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को गलत तरीके से दिया गया। पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को 2240 करोड़ रुपए का काम दिया गया था। ये सारे मामले तूल पकड़े, सीबीआई जांच हुई, लेकिन वो सीबीआई जांच ठंडे बस्ते में चली गई। सतपाल मलिक पर दबाव बनाया गया, सतपाल मलिक को तरह तरह से परेशान किया गया, लेकिन राम माधव 300 करोड़ रुपए देने को क्यों राजी थे? अनिल अंबानी की कंपनी का क्या खेल था, ये देश के सामने नहीं आया। सोचिए आप, राफेल के मामले में, राफेल खरीद के मामले में जिस अनिल अंबानी की कंपनी की बदनामी हुई, पूरे देश की बदनामी हुई, जम्मू कश्मीर में भी जाके वो अपना खेल कर रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। पिछले दिनों मैं जम्मू कश्मीर गया था, वहां के लोगों में रोष है। वो लोग कह रहे हैं कि कश्मीर को लूटा जा रहा है, पूछ रहे हैं सवाल कि अनिल अंबानी की जांच क्यों नहीं हुई। अपनी पार्टी के सचिव अली चौधरी मुझे मिले थे, आज उन्होंने अपना पक्ष भेजा है। सुनिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों में इस बात को लेकर कितना नाराज है, उन्हीं के मुंह से सुनिए। सतपाल मलिक जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, उनके सामने एक फाइल आई जो राम माधव जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रभारी थे, वो 300 करोड़ की फाइल अंबानी जी की लेके आए और उस टाइम वो सतपाल मलिक जी ने फाइल रिजेक्ट कर दी और उसके लिए सीबीआई की जांच की मांग की और सीबीआई इंक्वायरी के लिए मांग की और वो प्राइम मिनिस्टर से मिले भी। जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे वो प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले, उन्होंने इसमें इंक्वायरी की मांग की, उसमें उन्होंने एफआईआर की मांग की, तो उस फाइल को दबा दिया गया, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ और वो फाइल जो थी वो वहाँ की वहीं रह गई, वो केस जो था वो वहाँ का वहीं रह गया। और अंबानी जी की इस गवर्नमेंट के साथ, जो आज की गवर्नमेंट है उसके साथ जो रिश्ते हैं वो सबके सामने हैं। सबके सामने अंबानी जी के रिश्ते जो हैं इस गवर्नमेंट के साथ साफ दिखाई दे रहे हैं। जो एक गवर्नर साहब कंप्लेंट करने के बावजूद भी कि उस पे कोई जांच नहीं हुई है, कोई सीबीआई ने कोई इंक्वायरी इनिशिएट नहीं की, उसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो इससे साफ ये दर्शाता है कि ये जो गवर्नमेंट है, जो इस टाइम की बीजेपी गवर्नमेंट है, ये उद्योगपति जो लोग हैं उनकी गवर्नमेंट है। और ये आज जो हालात हैं जम्मू कश्मीर के, जम्मू कश्मीर को लूटा जा रहा है और जम्मू कश्मीर में तानाशाही से ये सरकार चला रहे हैं। करप्शन इस टाइम पीक पे है, बहुत ज़्यादा करप्शन है, ब्यूरोक्रेसी बहुत हैवी है, आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। और इन चीज़ों से ये बिल्कुल साफ दर्शाती है ये चीज़ें कि गवर्नमेंट भी इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट को जम्मू कश्मीर के लोगों की कोई परवाह नहीं है। गवर्नमेंट चाहती है कि हाँ, आम आदमी को दबाया जाए, आम आदमी की आवाज़ को दबाया जाए और आने वाले वक्त में अगर ये
ये गलती कभी नहीं करेंगे, ये भूल ये कभी नहीं करेंगे। अगर ये भूल करेंगे कि इलेक्शन करवाएंगे तो इनको इंशाल्लाह यहाँ से साफ किया जाएगा। और आज जम्मू कश्मीर के लोग समझ चुके हैं, जम्मू कश्मीर के लोग इनको परख चुके हैं। और जम्मू कश्मीर जो जिस हालात से आज गुजर रहा है, जम्मू कश्मीर इतने बुरे दौर से इससे पहले कभी नहीं गुजरा है। और आज जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं वो सबके सामने हैं, लेकिन उस पर कोई आवाज़ नहीं है, कोई किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, किसी लीडरों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। अगर कोई बोलता है उस पर ईडी सीबीआई की रेड करवाई जाती है, NIS से परेशान करवाया जाता है। तो ये एजेंसियों की सरकार है, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग करके आम लोगों की आवाज़ को दबाते हैं। ये तानाशाही की सरकार है और ये गुंडागर्दी वाली सरकार है जिसमें आम लोग बहुत परेशान हैं। और आज हम खुद इसमें पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो चीज़ें हमें समझ में आती हैं कि करप्शन बहुत पीक पे है, ब्यूरोक्रेसी बहुत हैवी है और उसमें पूरा गवर्नमेंट का हाथ है। बीजेपी सरकार ये चाहती है और बीजेपी सरकार का करप्शन में पूरा हाथ है। ये सारे मामले अब देश के सामने हैं। देश को पूछना चाहिए, आपको पूछना चाहिए, सोशल मीडिया में पूछिए, अनिल अंबानी पर इतनी मेहरबानी का मामला क्या है? क्यों उस आदमी पे इतनी मेहरबानी की जा रही है? क्या लगता है वो सरकार का? क्यों CBI उसको बुला के तलब नहीं कर रही है, पूछ रही कि सतपाल मलिक को 300 करोड़ रुपए देने का खेल क्या था? आज सारी बातें सतपाल मलिक ने राहुल गांधी से की। उन्होंने कहा, उन्होंने खेल बताया, अंबानी से लेकर अडानी तक के खेल को बताया, किसानों के खेल को बताया। सुनिए क्या कह रहे हैं सतपाल मलिक। यहाँ मीडिया में मतलब मैं देख रहा था, यहाँ पे इतना बड़ा कास्ट सेंसस का मुद्दा है, बट अब आजकल बस इजराइल कास्ट सेंसस को नहीं दिखा। मतलब जो चाहे वो अदानी हो चाहे वो कास्ट सेंसस हो, जो ज़रूरी बातें हैं उसका कुछ नहीं होगा, मगर इजराइल हो, बॉलीवुड हो, क्रिकेट हो, उस पर चलते जाएंगे। अदानी तो आपने इसके चिपका दिया, वो तो छूटेगा नहीं, गांव-गांव चला गया अदानी का। और लोग ये कहते हैं अदानी के यहाँ इसी का रुपया है। हाँ, वो 20,000 का आपने उठाया था, 20,000 करोड़, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? कल ही एक स्टोरी आई है कि ये कोयले के प्राइस इन्फ्लेट कर रहा है। वहाँ से इंडोनेशिया से कोयला नाव में जाता है और यहाँ पहुँचते उसकी प्राइस इन्फ्लेट हो जाती है और फिर लोगों को बिजली के लिए ज़्यादा रेट देना पड़ता है, मगर वो भी मीडिया ने कहीं नहीं उठाया। मुझे खबर ये दी गई कि जिस दिन मैं ये करण थापर का इंटरव्यू किया, इन्होंने बुला के सब चैनल्स को कहा कि खबरदार कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी। MSP का लागू होना बहुत ज़रूरी है और MSP पे इन्होंने किसानों से धोखा किया। जब किसान कानून वापस लिए तो कहा था हम MSP करेंगे और आज तक नहीं किया। वो क्यों नहीं किया? क्योंकि अडानी ने बड़े बड़े गोदाम बना दिए, फसलें एक दाम पे खरीद ली, अगले साल उनके दाम बढ़ जाएंगे, वो बेचेगा। MSP होगा तो किसान इनको सस्ते दाम पे नहीं देगा। तो MSP का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जो उसके लिए आप खाद, बिजली, पानी जो भी सरकार देती है उसके दामों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, वो बेतहाशा ना हो, ताकि वो जो मैंने बताया जो फ़र्क रहता है खरीद बेच का वो ना हो। जो आप कह रहे थे, ये जो अदानी जी हैं, इन्होंने पूरा जो स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है अपने हाथों में ले लिया है। इसका इफ़ेक्ट मैंने जम्मू कश्मीर में देखा, इसका इफ़ेक्ट हिमाचल में दिखता है, अलग अलग स्टेट्स में, हरियाणा, पंजाब में। हरियाणा में तो पानीपत में बड़े बड़े गोदाम बना दिए। तो पूरा मतलब इस जो स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर ये कैप्चर कर लिया है। तो फिर जब भी ये प्राइसेस को मतलब ऊपर नीचे फाइन ट्यून करना चाहते हैं, कर देते हैं, तो ये किसानों को मतलब नुकसान, डायरेक्ट नुकसान पहुंचाते हैं। जब तक इनके खिलाफ हल्ला बोल नहीं होगा तब तक सुधरेंगे नहीं, या फिर सरकार बदल जाए। अभी तो इन्हें टोटल प्रोटेक्शन है। देखा हाँ आपने, कितना दर्द है और कितनी हिम्मत है सतपाल मलिक में। ये पूरा वीडियो राहुल गांधी के YouTube पर लोड है। ये अलग बात है कि YouTube अब रीच कम कर रहा है, जो सरकार से सवाल कर रहे हैं उनकी रीच कम कर रहा है, लेकिन सवाल तो देश के सामने है। सवाल तो ये है कि आखिर इस तरह के लोगों को बचाता कौन है? आखिर जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में इस करोड़ों के ठेकों का खेल अभी भी जारी कैसे है? आखिर कौन है जो अनिल अंबानी के पीछे काम कर रहा है? और आखिर कौन है जो राम माधव को बचा रहा है? संघ के राम माधव का काम क्या ठेके मैनेज करना है? जाहिर है बहुत सारे सवाल हैं, जवाब आपको नहीं मिलेंगे, गोदी मीडिया के मंचों पर नहीं मिलेंगे। तो देखते रहिए 4 PM, क्योंकि ऐसे सवालों को यहाँ डंके की चोट पर उठाया जाता है। अपना प्यार बनाए रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।
हैं।